अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान बीकॉम पार्ट 2। आज हम जो सवाल स्टार्ट करेंगे वो है राइट अबाउट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि यूनाइटेड नेशंस का एक इदारा। इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है क्योंकि इसका ताल्लुक ट्रेड से है। जब भी आपके इस सब्जेक्ट में ये सवाल शामिल किया गया जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है WTO, उसके कॉन्सेप्ट और उसकी बनने का जो सिलसिला है उसको समझने के लिए आपको यूनाइटेड नेशंस भी समझना होगा। बात यह है कि दूसरी जंग अजीम हुई। दूसरी जंग अजीम जब दूसरी जंग अजीम हुई तो मिलियंस ऑफ पीपल उसके अंदर कत्ल कर दिए गए। 10 लाख लोगों ने तो खुद ही अपने आप को मार लिया, खुदकशी कर ली। एंड मिलियन ऑफ पीपल वर मर्डर्ड। ठीक है ना। इमलाक का जो नुकसान हुआ उसका तो कोई हिसाब किताब लगाया ही नहीं जा सकता। इतने ज़्यादा जो है वो इमलाक का नुकसान हुआ जिसका हिसाब किताब लगाने से हम कासिर। और पूरी दुनिया ही गमज़दा, बदहाल और ज़ख्मी हो चुकी थी क्योंकि दूसरी जंग अज़ीम तकरीबन 11 साल चली। जब कोई मुल्क 2 दिन जंग लड़ ले तो उसकी कमर टूट जाती। अब जब दुनिया ने 11 साल जंग देखी, ठीक है जी, यानी कि तकरीबन 4000 दिन जंग चलती रही, तो ये बहुत ज़्यादा था। ठीक है जी। तो दुनिया पूरी बदहाल हो चुकी थी। हर तरफ भूख और प्यास और शिद्दत फैल चुकी थी। मईशत के हिसाब से दुनिया बर्बाद हो चुकी थी। अब दोबारा इतनी बड़ी जंग की ये दुनिया मुतहम्मिल नहीं हो सकती थी। दोबारा इतनी बड़ी जंग की ये दुनिया मुतहम्मिल नहीं हो सकती थी। इसीलिए क्या हुआ, बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज पहले मिलकर बैठे और उन्होंने एक इदारा बनाया, एक इदारे का क़याम किया जिस इदारे का नाम है जी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इस वक्त यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दुनिया के तकरीबन तमाम ही ममालिक शामिल। अब उसका रूल ये होता है कि हर मेंबर कंट्री अपने मुल्क के 5 बंदों को यूनाइटेड नेशंस में भेज सकता है, लेकिन वोट उन 5 का मिलाकर बस एक ही होगा। एक बंदा ही वोट डालेगा एक मुल्क की तरफ से। तो इसके कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनमें से एक का नाम है यूनाइटेड नेशंस। एक इदारे का नाम क्या है जी?
यूनाइटेड नेशंस का जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। अच्छा। इसी तरह इसका एक और इदारा होता है जिसके अंदर सिर्फ 15 बंदे होते हैं, वो होता है सिक्योरिटी काउंसिल। मैं वो इदारों के नाम आपको बता रहा हूँ जो आप बार बार न्यूज़ में सुनते होंगे। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, ठीक है ना, सिक्योरिटी काउंसिल, दूसरी जंग अजीम 1929 में शुरू हुई और उसकी आखिरी ख़त्म हुई 1945 के अंदर तकरीबन, ठीक है ना, लेकिन 11 साल ये लगातार होती रही। बिल्कुल जो इसका एंड हुआ वो 1945 में जाकर ये तमाम हुई। टीवी भी उसी वक्त इजाद हुआ था, हमारा एल्बर्ट रैबट ने टीवी इजाद किया था, टेलीविज़न। और 1936 में ही ये जो मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी है जो कि आपने बीकॉम पार्ट वन में पढ़ी होगी, कीन्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, वो 1936 में इसी हालात में लिखी गई, जिन्होंने दूसरी जंग अज़ीम का भी उसमें बड़ा जिक्र उन्होंने किया। तो भारत सिक्योरिटी काउंसिल होता है, उसके 15 मेंबर होते हैं जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर हैं, 5 की ज़्यादा वैल्यू है। वो कौन कौन से मुल्क हैं? चाइना, रशिया, अमेरिका, फ्रांस, और एक और है यार, आई थिंक जर्मनी, शायद जर्मनी है, क्योंकि यही वो मुल्क थे जिन्होंने जंग शुरू की थी और इसीलिए इनको इसमें शामिल किया गया। दीज 5 कंट्रीज हैव वीटो पावर, कि अगर किसी भी काम को ये मना करते हैं। अच्छा, बाकी वोटिंग से आते रहते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के बंदे मेंबर बनते रहते हैं। इंडिया भी सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, पाकिस्तान भी मेंबर बन जाता है। वेल, तो अब उन्होंने यूनाइटेड नेशंस जब बन गई और तकरीबन बहुत सारे ममालिक इसमें शामिल हो गए, अब उन्होंने बोला यार जंग को रोकना है तो जंग के असबाब को रोकना होगा। ठीक है जी, हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि जंग के असबाब क्या क्या होते हैं। तो जो जंग के असबाब होते हैं, अगर हम उन्हें रोकने में कामयाब हो जाएं तो हमारे सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा जी, तो अब ये जो जंग होती है उसकी बहुत सारे रीजन होते हैं। एक रीज़न क्या होता है? भूख और प्यास। जब बहुत ज़्यादा लोग भूख भूख और प्यास से तड़प रहे होंगे तो वो एक्सट्रीमिज़म की तरफ जाएंगे। जब मेजॉरिटी एक्सट्रीमिज़म की तरफ चली जाएगी तो वहाँ से जंगो जदल शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। इसी तरह दूसरा रीज़न क्या होता है? बेरोज़गारी। एक और रीज़न क्या होता है? हेल्थ इश्यूज, साइकोलॉजिकल इश्यूज। ठीक है ना। अब यूनाइटेड नेशंस ने एजुकेशन, तालीम की कमी, तो यूनाइटेड नेशंस ने क्या शुरू किया कि एक एक करके इन तमाम चीज़ों को एड्रेस करना शुरू कर दिया। एक एक करके इन तमाम चीज़ों को एड्रेस करना शुरू कर दिया ताकि इन तमाम चीज़ों पर काबू पाया जा सके। ठीक है जी। ओके। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनती है? क्योंकि जब ट्रेड बढ़ेगा, जब तिजारत बढ़ेगी, तिजारत बढ़ने की वजह से क्या होगा कि बिज़नेस डेवलप होगा, बिज़नेस फैलेगा। जब बिज़नेस फैलेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, मज़दूर चाहिए होंगे ज़्यादा, क्योंकि जब काम बढ़ेगा तो बंदे चाहिए होंगे, जब बंदे चाहिए होंगे तो एम्प्लॉयमेंट का मसला ख़त्म होगा। जब एम्प्लॉयमेंट का मसला ख़त्म होगा तो हमारे मुल्क के ओवरऑल हालात क्या होना शुरू हो जाएंगे? हमारे मुल्क के ओवरऑल हालात जो हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। The World Trade Organization is involved in rule making in the areas that go beyond narrowly conceived confines of international trade. तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कुछ रूल्स बनाती है जिसके ज़रिए
जो दुनिया भर की ट्रेड है वो उन जगहों, उन ममालिक तक पहुंच जाती है जहां तक लोगों की रसाई आसान आसान नहीं होती। लोगों को लगता है कि नहीं यार, हम यहाँ तक नहीं पहुंच सकते, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उन्हें वो रास्ता प्रोवाइड करती है जिसके जरिए वो वहां तक पहुंच सके। ठीक है जी। Globalization is the extraordinary explosion of technology and information finance, trade in goods and services in ways that have considerably reduced the twin concept of time and space. ठीक है जी। तो इसमें क्या बताया गया कि जो ग्लोबलाइजेशन है इसने बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज की हैं, टेक्नोलॉजी को चेंज किया है, इंफॉर्मेशन को चेंज किया है, फाइनेंस को चेंज किया है, ट्रेड करने के तरीके को भी चेंज कर दिया है। पहले जिस तरीके से कारोबार हुआ करता था, आज उस तरीके से कारोबार नहीं होता। पहले जिस तरीके से कारोबार हुआ करता था, आज उस तरीके से कारोबार नहीं होता। अच्छा, तो इसमें क्या बताया गया कि नए रूल्स बनाए गए। उससे क्या हुआ कि अब जिस मुल्क को कोई रास्ता नहीं दे रहा था, कोई ट्रेड नहीं हो रही थी, वहां पर भी ट्रेड होना शुरू हो गई। ठीक है ना, वहां पर भी ट्रेड होना शुरू हो गई और लोगों ने वहां पर भी बिजनेस को फैलाना शुरू कर दिया। ग्लोबलाइजेशन इज ओपन अप कंट्रीज बट is also marginalizing those who cannot survive within new competitive framework। ठीक है ना। अब इन्होंने क्या किया, जो नहीं सरवाइव कर सकते थे उनको फाइनेंस किया, उनको पैसा दिया कि भाई आप अगर ये काम कर लें तो आप हमारी मार्केट में सरवाइव कर पाएंगे। ठीक है ना। तो द pragmatic counter arguments to this view are that WTO offers both challenges and opportunities for the developing countries to expand trade, access advanced production, communication technologies, and restructure their economies towards promoting economic development with a better quality of life for more people। ठीक है ना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो कि पावर्ड बाय है, अल्लाह भला करे हमारा, किसके पावर्ड बाय है? यूनाइटेड नेशंस के। वो क्या करती है, आपको अपॉर्चुनिटीज भी देती है और आपको कंपटीशन भी देती है। मैंने क्या, वो बोलते हैं भाई कंपटीशन है और अपॉर्चुनिटी भी है। अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लो तो मज़े ही मज़े, नहीं कर सको तो बस जो मर्जी करो उसके बाद। ठीक है ना। अच्छा, अंडर WTO rules, use of quantitative restrictions are discouraged unless as a safeguard measure by developing countries for emergency purpose if they can justify that they are using it to prevent serious injury to their domestic industries। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऐसे रूल्स बनाती है कि जिसके जरिए आपके लोकल इंडस्ट्री डैमेज ना हो, क्योंकि लोकल इंडस्ट्री को अगर डैमेज हो जाए तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। तो यू नीड टू वर्क टू सेव योर लोकल इंडस्ट्री एट एनी कॉस्ट। वी मस्ट सेव योर लोकल इंडस्ट्री। होता क्या, लोकल इंडस्ट्री डैमेज होती है, मैं आपको बताता हूँ। हम एक चीज़ बना रहे हैं, जो हम बेच रहे हैं 50 की, हमें पड़ रही है 40 की। कितने की बेच रहे हैं? 50 की। कितने की पड़ रही है? 40 की। कितना प्रॉफिट? 10। बट
लेकिन हमने चाइना से इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। जब हमने चाइना से इंपोर्ट करना शुरू किया तो वो चीज़ जो हमें 45 की पड़ी थी या 40 की पड़ी थी, हम 50 की बेच रहे थे, वो उनको पड़ रही थी 20 की। उन्होंने आकर मार्केट में 30 रुपए की बेचना शुरू कर दी। हमें ही 40 की पड़ रही थी, उन्होंने 30 की आकर बेचना भी शुरू कर दिया। जब वो 30 की बेचेंगे तो हमसे कौन खरीदेगा? वो हमारा चाचा मामा भी हमसे खरीदने वाला नहीं। इस तरह हमारे बिजनेस के हालात खराब हो जाएंगे। ठीक है जी। तो इसमें ये बताया गया तो इसमें ये बताया गया कि इंडस्ट्री जो है उसके लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऐसा माहौल प्रोवाइड कर देती है कि अगर आपके मुल्क में वो चीज़ आपको 40 की पड़ रही है और आप 50 की बेच रहे हैं, तो कोई और आकर आपके मुल्क में 30 रुपए की नहीं बेच सकता। क्योंकि अगर कोई आकर इतने की बेचना शुरू कर देगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है ना? तो हाँ, अच्छा जी, एक मिनट यार। अच्छा जी, तो डब्ल्यू टी ओ जो है वो पॉजिटिव रोल प्ले कर रही है हर मुल्क के जीडीपी को बढ़ाने के लिए। लेकिन और साथ साथ डब्ल्यू टी ओ ये भी कर रही है कि ऐसे कोई इंसिडेंट ना हो कि छोटे मुल्कों की मईशत को बड़े मुल्क खा जाएं। ऐसा होता है। ठीक है ना? अच्छा जी, एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। द नेम ऑफ द चैप्टर इज पब्लिक फाइनेंस। अच्छा, पब्लिक फाइनेंस। मैं जुमेरात को भी आऊँगा, मास्टर जी वाले जो बच्चे सुन लें, जुमेरात को और बुध को मैं आऊँगा इंशाल्लाह। पब्लिक फाइनेंस discuss the sources of revenue and heads of expenditures of the government। मेन सोर्सेज क्या है हमारे पास? सबसे पहले पब्लिक फाइनेंस क्या होता है? आवाम का जो पैसा होता है, आवाम के पैसे को पब्लिक फाइनेंस कहा जाता है। सारा वो पैसा जो आवाम का है, अब आवाम का जो पैसा होता है वो मुख्तलिफ तरीकों से जमा किया जाता है। ठीक है ना? कैसे जमा किया जाता है? उसके ऑप्शंस होते हैं। टैक्सेस के जरिए सबसे बड़ा बड़ा तरीका जो पैसे जमा करने का है वो है टैक्स कलेक्शन। टैक्स कलेक्शन टैक्स टैक्स कलेक्शन के जरिए पैसा जमा किया जाता है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है चार्जेस, चालान। चालान, ठीक है ना? चालान या इस तरह की चीजें। ठीक है? तो
टैक्सेस, चालान, फीसेस होती हैं, बहुत सारी सरकारी फीसेस होती हैं, मकान नाम कराया, ये करा, वो करा, वो करा, तो वो भी ठीक है। अच्छा, तो टैक्सेस किस तरह से जमा होता है? सबसे प्राइमरी टैक्स ही होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो आपकी प्रॉपर्टी इनकम पे लगता है, ठीक है ना। बाकी क्या होता है? बाकी सारा का सारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। बाकी सारा का सारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट के पास कम जमा होता है, इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा जमा होता है। यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में इतना फर्क होता है कि 10% डायरेक्ट टैक्स जमा होता है तो 90% इनडायरेक्ट टैक्स जमा होता है, ठीक है ना। अच्छा, तो मेन सोर्सेज और हेड्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। पहले सवाल हम यही पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ से गवर्नमेंट के पास पैसा जमा होता है, कहाँ कहाँ से गवर्नमेंट के पास पैसा जमा होता है जो वो खर्च करती है। मुख्तलिफ हालात, कौन से मुख्तलिफ हालात में खर्च करती है गवर्नमेंट? लाइक salaries of the government officers, maintenance of government offices, आर्मी, नेवी, जुडिशरी, एयरफोर्स, ठीक है ना। सबसे पहले रेवेन्यू रिसीट्स। Revenue receipts consist of the following three heads. Number one, tax revenues collected through direct tax such as income tax, property tax, wealth tax, and indirectly taxes such as custom duties, central excise duties, and sales tax. तो टैक्स दो दो तरह का हो गया, एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। तो टैक्स रेवेन्यू नंबर वन होता है। Non-tax revenue is obtained through government property and enterprise, interest on securities, capital gain, civil administration, and income from other functions, ठीक है जी। अब इसमें क्या क्या आया? गवर्नमेंट थ्रू गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एंड एंटरप्राइज, गवर्नमेंट के बहुत सारी चीजें जिनसे पैसे आ रहे हैं, सिक्योरिटीज, ठीक है ना, कैपिटल गेन, सस्ती लेकर कोई चीज़ महंगी बेचना, कैपिटल गेन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, खड़े से चालान कर दिया, वो फीस ले ली, वो फीस ले ली, चालान एंड फीसेस, स्टैम्प्स, सरचार्जेस, सरचार्जेस, स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। Surcharges that are imposed on natural gas and petroleum. Of them, tax revenue contributes more than 75% of the total revenue receipts, while the contribution of the non-tax revenue comes to 18 to 20%, and the rest is contributed by surcharges.
तो टैक्स रेवेन्यू जो होता है वो 75% कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है ना, और नॉन टैक्स रेवेन्यू 18 से 20% होता है, और जो बाकी होता है वो सब सरचार्जेस होता है। द टोटल रेवेन्यू हैज सब्सटेंशियली इंक्रीज ओवर द ईयर्स, और टोटल रेवेन्यू क्या होता गया, सब्सटेंशियली इंक्रीज होता गया ओवर द ईयर्स, लेकिन इस साल हमारा जो रेवेन्यू है गवर्नमेंट का वो कम हुआ है, और गवर्नमेंट के रेवेन्यू कम होने की वजह सिर्फ और सिर्फ कोरोना है, और दूसरा कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं जो बिल्कुल ही रॉन्ग डायरेक्शन में चली गई, और उसकी वजह से हमें इन हालात का सामना करना पड़ा। चल, इसके बाद है कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट्स कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल बोरोइंग एंड इंटरनल नॉन बैंकिंग बोरोइंग इंक्लूडिंग अनफंडेड डेब्ट, public debt, treasury and deposit receipts, the revenue account surplus, and surplus earned by public sector. It is तो जो कैपिटल रिसीट्स होती हैं वो कंसिस्ट किस पे करी थी, एक्सटर्नल बोरोइंग पर और इंटरनल नॉन बैंकिंग बोरोइंग पर, ये तो इसके अंदर बताया गया। The capital receipts contribute hardly 12 to 14% of the total revenue, which is much less than money other underdeveloping countries of the world. कैपिटल रिसीट्स हमारे मुल्क में कम होती हैं। आवाम से पैसा कितना हम रिसीव करें वो कैपिटल रिसीट्स होता है। ये पैसा हम किस तरह रिसीव करते हैं, बॉन्ड्स इशू करके हम ये पैसा रिसीव करते हैं। बॉन्ड इशू करते हैं ना, प्राइस बॉन्ड इशू करके जो पैसा लिए जा रहा होता है उसको कैपिटल रिसीट्स कहा जा सकता है, ठीक है ना। फिलहाल यहीं तक रखते हैं इंशाल्लाह, बाकी अगली क्लास में शुरू पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। मंडे को भी क्लास लूँगा, क्लास।